हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है देवेंद्र फडणवीस जी, इनके कुंडली के बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जी एक सिपाही की तरह बीजेपी के एक वरिष्ठ लीडर, महाराष्ट्र में उनका काफ़ी नाम है। और एक अपने तड़पदार व्यक्तिमत्व या अपनी तड़पदार शैली से ये लोगों को हमेशा प्रभावित कर देते हैं। और महाराष्ट्र में बीजेपी का एक यंग चेहरा जिसे हम कहते हैं, उसके नाम से ये हमेशा उभरते रहे हैं। और इनको काफ़ी ये नॉलेजेबल चीफ मिनिस्टर भी इनको माना गया था। जब 2014 में ये सीएम बनकर आए थे महाराष्ट्र के, तो एक नॉलेजेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिला है, ऐसा सबने कहा था। और उस पर ये काफ़ी हद तक खरे भी उतरे थे। तो इस प्रकार की प्रभावशाली वाणी रखने वाले देवेंद्र फडणवीस जी, इनके कुंडली में कौन से योग है जिसके वजह से ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 44 एज इनका था तब ये चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार। फिर सेकंड टर्म में वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सीएम बनते हैं, जो कि एक कंट्रोवर्सी हो गई थी महाराष्ट्र में। और उसके बाद में अगस्त 2022 के बाद में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये बनते हैं। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला इनके लाइफ में बनी है हमेशा। और इस श्रृंखला में ये हमेशा अग्रेसर रहे हैं और हमेशा अपनी जो उनकी एबिलिटी है वो हमेशा पॉलिटिकल करियर में हमेशा उन्होंने प्रूव की है और उस पर वो खरे उतरे हैं। तो उनका जन्म जो हुआ था वो 22 जुलाई 1970 को नागपुर में हुआ था। सेंट्रल इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत शहर नागपुर, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं। दक्षिण पश्चिम को जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर की, तो वहाँ पे नागपुर के एक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, वो समय के जो 90s में थे, 90s या 2000 जब शुरू हुआ था, तब वहाँ के एक दिग्गज नेता थे रणजीत जी देशमुख। तो उनको परास्त करके जो है देवेंद्र फडणवीस जी अपने कर्तृत्व को प्रूव करते हुए, समाज में एक अच्छा नाम बनाते हुए, वहाँ से वो जो है चुनाव जीत जाते हैं। और विधानसभा में ये फिर मतलब आते हैं, विधानसभाओं का चुनाव जीतकर। उसके बाद में ही इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में बीजेपी की तरफ से। और अचानक से 2014 में जब उम्मीद नहीं थी कि ये सीएम बनेंगे, तब बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि नितिन जी गडकरी थे, एकनाथ जी खड़से थे, विनोद तावड़े जी भी थे। तो ये सब बड़े बड़े नामों में इनका नाम आगे उभर के आता है और ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 2014 से 2019 तक। उसके पहले जो मेयर का चुनाव था नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो भी वो जीते थे। और मिड 90s में ये पॉलिटिकल करियर में इन्होंने एंट्री की थी, जिसके बाद ये निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले देवेंद्र फडणवीस जी, इनके कुंडली में कौन से योग है, आइए जानते हैं। तो ये है देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली D1 चार्ट, यानी कि जन्म कुंडली होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि गुरु जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है। तुला राशि का इनका लगन है। तो तुला राशि वाले जो जातक होते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि तुला राशि वाले जातक जो है वो हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं। ये कौन सी भी पार्टी के तरफ से रहेंगे, लेकिन इनकी अपोजिशन पार्टी वाली जो लोग रहेंगे उनके साथ भी इनका संबंध काफ़ी अच्छा होता है। उनसे बैलेंस रखने की ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे, ताकि पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव ना आए और कंट्रोवर्सीज में ये ना खड़े हो। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि जो हमेशा बैलेंस करने का सोचते हैं। तुला राशि वाले जो है वो उदार व्यक्तित्व वाले भी होते हैं। शुक्र से प्रभावित होने के कारण ऐसे लोग भावनाओं को महत्व देते हैं, दूसरे की भावना को भी वो इज्जत देते हैं और शत्रुओं को अपने साथ लेने की क्षमता इनमें होती है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि अजीत पवार जो थे, जिनको उनका बंगला वो छोड़ने वाले थे जब उनका सीएम डिप्यूटी सीएम पद इनका गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने उनका बंगला उनको दे दिया जो इनका पहले वाला बंगला था। तो इस प्रकार से लोगों को भावना, लोगों की समझने की एक अद्भुत प्रकृति ऐसे लोगों में होती है, जो विरोधियों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तो इस प्रकार से तुला लगन वालों की एक प्रभुत्व वाला एक अलग ही होती है। और वहाँ पे अगर गुरु जैसे अच्छे ग्रह, पॉजिटिव ग्रह वहाँ पे बैठ जाए, तो फिर क्या कहना। ऐसे लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा होगा,
क्योंकि गुरु जो है वो विवेक को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। विवेक शक्ति, वेल्थ गेन्स, नॉलेज, इनमें ऐसे जातक हमेशा अग्रसर रहते हैं। हालांकि धन दौलत का ये इतना नहीं सोचते, लेकिन जो इनका ज्ञान होता है वो इतर लोगों से जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे लोग सर्वगुण संपन्न भी कहे जाते हैं। ऐसे लोगों का कद ऊंचा लंबा होता है क्योंकि गुरु की प्रभुत्वता वहाँ पे है। गुरु यानी कि जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी में वो झलकता है। ऐसे लोग काफ़ी ऊंचे लंबे कद वाले होंगे और हमेशा लोगों का भला सोचने वाले इनकी प्रवृत्ति होगी। अब देखिए है कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो गुरु है वो 6th हाउस का स्वामी है, और साथ ही साथ में 9th हाउस जो है इनका पराक्रम का स्वामी होकर लगन में बैठा है। तो ये काफ़ी पराक्रमी होंगे। शत्रुओं को मात देने वाले कहने से अच्छा शत्रुओं के मन जीतने वाले होंगे, और अपनी कर्म शैली से वो लोगों पे प्रभाव हमेशा डालते रहेंगे। तो इस गुरु का प्रभुत्व इनके कुंडली में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ गुरु की जो दृष्टियां है पंचम, सप्तम और नवम, तो यहाँ पे हम एक योग देख रहे हैं, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है पंचम भाव में। तो यहाँ पे चंद्रमा को ग्रहण जरूर है। ऐसे लोगों को जो है थोड़ा सा मानसिक टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मानसिक कभी कभी डिप्रेस भी फील करते होंगे। लेकिन क्योंकि गुरु की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो ये एक अद्भुत राजयोग भी इसे कहा जाता है, जो कि गजकेसरी राजयोग हम कहते हैं। हालांकि ये सेंट्रल हाउस में बनता है, लेकिन जब कभी भी चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो उसे सेव कर लेता है, उसे बचा लेता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में थिंकिंग करने की प्रवृत्ति देता है। तो इसी के कारण जो ग्रहण दोष था इनके कुंडली में वो कम हो गया, जो कि चंद्र राहु का ग्रहण दोष था। तो इस ग्रहण दोष को गुरु ने संभाल लिया, उसे कम कर दिया। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि सप्तम भाव में शनि नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ये नीच का होने वाला शनि जो है वो हेल्थ के रिलेटेड थोड़ी सी तकलीफ देता है। जैसे कि हमने देखा था शनि का अंतर जब इनका चल रहा था, तो वो टाइम पे जो इनको कोरोना हो गया था, कोविड से ग्रसित थे, जिसके कारण ये कुछ दिनों का ब्रेक लेके गए थे। तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियां शनि जरूर देता है। फैमिली लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव देता है। हालांकि इनकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रही है, पत्नी का इनके लाइफ में काफ़ी सहयोग है, और पत्नी भी एक्टिव रहती है इनके साथ साथ। लेकिन क्योंकि शनि वहाँ पे है, इसलिए थोड़ा सा मतभेद वहाँ पे लाइफ पार्टनर से या पार्टनर से वो क्रिएट करते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि वहाँ होने के कारण उस शनि को भी इस गुरु ने सेव कर लिया, और शनि को एक नीच भंग की टेंडेंसी गुरु ने वहाँ पे दे दी। तो शनि भी इतना इनके लिए खराब नहीं होता, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे। और नवम भाव जो कि धर्म का भाव है, जो कि लक का हाउस है, तो ये हमेशा ऐसी चीज़ों में जो जहाँ पे कंपटीशन हो वहाँ पे हमेशा लकी रहेंगे। ये धर्म को मानने वाले होंगे, जिसके कारण समाज में इनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बनी रहेगी, और बड़े जो लोग होंगे उनका आदर ये जरूर करेंगे, जो इनके सीनियर्स है उनका हुक्म में हमेशा मानते रहेंगे। तो इस प्रकार से एक प्रभावशाली पर्सनैलिटी इस गुरु ने इनको दी। अब बात करेंगे सूर्य, मंगल और बुध का जो अद्भुत योग बन रहा है दशम भाव में उसकी। तो सूर्य मंगल बुध का जो योग है यहाँ पे हम देख रहे हैं दशम भाव में, सूर्य जो है मित्र राशि में बैठा हुआ है बुध के साथ में, अपने मित्र के साथ में। तो यहाँ पे सूर्य बुध तो बहुत अच्छे हो ही जाते हैं। डिग्री वाइज बल भी हम देखेंगे तो सूर्य इतना प्रभावित नहीं करता है बुध को जिससे उसका अस्त हो जाए, तो यहाँ पे बुध का अस्त भी नहीं हो रहा है। मंगल की डिग्री सूर्य के आसपास है, तो मंगल को वो कहीं ना कहीं सूर्य अस्त जरूर कर रहा है। अब ये मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है। अब हम कहेंगे कि नीच ग्रह है, शनि भी नीच है, तो इसमें तो बुरे फल मिलने चाहिए इनको। लेकिन नहीं, शनि को गुरु ने सेव कर लिया, हमने पहले ही देखा है। और मंगल जो है ये अपने पावरफुल हाउस यानी कि दशम भाव में मंगल बहुत पावरफुल होता है। तो मंगल एक तो दशम भाव में है, दूसरा सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, सूर्य बुध की बुधादित्य योग वहां पे काम कर रहा है। और साथ ही साथ में मंगल जो होता है वो आज के युग में उच्च का होने से अच्छा नीच का होना उसे अच्छा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि मंगल जो जब नीच का होता है तो इंसान को एक फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी देता है। वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में वो काम कर सकता है। और उसके अपोजिट हम देखेंगे कि अगर संघर्ष मंगल जो है अगर वो उच्च का है तो इंसान को जो है वो स्टब्बन बना देता है, वो कर्मठ बना देता है। एक दृष्टि के ऊपर इंसान का ध्यान ज़्यादा होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच विचार नहीं कर पाता, और जिसके कारण समाज में उसका थोड़ा सा जो है वो एक
मतलब एक स्टबर्न पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको देखा जाता है। इसलिए आजकल के युग में अगर मंगल नीच का है तो वो अच्छा काम करता है, और उसकी कंडीशन है कि दशम भाव में या एकादश भाव में मंगल जो है वो काफ़ी अच्छा करेगा अगर वो नीच का होगा तो इनका मंगल जो है वो दशम भाव में, करियर के भाव में नीच का है। सूर्य की वजह से इनके लाइफ में एक करियर में एक अलग सा तेज है। ये हमेशा एक लीडर के तरह उभरे हैं बीजेपी में, और इन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन वहाँ पे संभाली है बीजेपी में। तो ऐसा अनुमान है कि इनके जो पॉजिटिव प्लैनेट्स है दशम भाव में, इसके कारण ये बहुत आगे जाएंगे, और आगे जाकर ये पीएम की पोजीशन भी संभाल सकते हैं कुछ सालों के बाद में। तो ऐसी इनमें कैपेबिलिटी इन कुंडली में दिखती है, और अगर ये उस पोजीशन पे जाते हैं तो डेफिनेटली इन पॉजिटिव ग्रहों के कारण देश की भी उन्नति होगी, और साथ ही साथ इनके इस पर्सनैलिटी की वजह से लोग भी इनसे काफ़ी जुड़ेंगे, शत्रु भी इनके यहाँ पे कहीं ना कहीं भक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सर्वसमावेशक एक बहुत अच्छी कुंडली हम कह सकते हैं। अब बात करेंगे शुक्र की, जो केतु के साथ में बैठा हुआ है, जो लग्नेश है। तो लग्नेश का हम देख रहे हैं कि लग्नेश का एकादश भाव में जाना, और वो भी केतु के साथ में बैठना। तो केतु जब कभी भी किसी ग्रह के साथ होता है उसके गुण हार लेता है, और उसके गुणों को 3-4 गुना वो बढ़ा देता है। तो इनकी पर्सनैलिटी का विकास होना, इनके पर्सनैलिटी में लाइफ भर कोई ना कोई गेन्स इनके लाइफ में होते रहना पर्सनैलिटी की वजह से, इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के वजह से। तो इस प्रकार से ये हमेशा लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे जातक हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश उठ कर गया और लाभ में जाके बैठा, तो लाइफ टाइम इनको कुछ ना कुछ लाभ होते रहेंगे। इस प्रकार का योग यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। अब बात करेंगे इनके नवमांश कुंडली के बारे में। तो नवमांश कुंडली में हम देखते हैं कि जो लग्नेश है यहाँ पे शुक्र, तो शुक्र और मंगल की युति वहाँ पे बन गई है द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में लग्नेश और सप्तमेश का जाना, यहाँ पे एक साथ बैठना, ये परस्पर संबंध पति पत्नी के अच्छे बनाता है। हालांकि व्यय में जाके बैठा हुआ है तो थोड़ी सी एक दूसरे के जो है वो दूर रहेंगे ये लोग हमेशा, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और एक प्रकार से दोनों की उन्नति एक साथ होगी, इस प्रकार का योग बनता है। गुरु की पोजीशन नवमांश में देखें तो बहुत अच्छी है, मित्र राशि में द्वितीय स्थान में। धन की, कुटुंब की ये काफ़ी केयर करने वाले होंगे, धन की हमेशा सेव करने की इनकी एबिलिटी रहेगी धन को। और शनि राहु का जो एक अच्छा योग है पराक्रम में, वो बहुत अच्छा योग बना हुआ है यहाँ पे, एक राजयोग है शनि और राहु जब एक साथ आते हैं तो इसके कारण इनकी नवमांश कुंडली भी काफ़ी प्रभावशाली दिखती है। इसमें एक निगेटिव पॉइंट है कि चंद्रमा अष्टम भाव में चले गए हैं, तो इनको मानसिक टेंशन ये हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, या ऐसे लोग इनके लाइफ में होंगे जो काफ़ी टेंशन इनको देंगे, क्योंकि मंगल थोड़ा सा प्रभावित जरूर है। हालांकि गुरु ने लग्न कुंडली में चंद्र को ग्रहण से बचा लिया, लेकिन फिर भी ग्रहण का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ उनके लाइफ में होता रहेगा। स्ट्रेस, टेंशन जो संतान है उनके वजह से भी होगा, कभी कभी फैमिली लाइफ में भी होगा, कभी कभी पॉलिटिकल लाइफ में भी उतार चढ़ाव इनके लाइफ में बने रहेंगे। तो चंद्रमा, शनि और मंगल थोड़े से नीच होने के कारण, या इम्पैक्ट उनका जो है एक प्रकार से शत्रु राशि में होने के कारण थोड़ा इनके लाइफ में रहेगा। अब बात करेंगे कि ये समाज में इतने पॉपुलर क्यों हैं। तो चतुर्थ भाव को समाज से देखा जाता है। चतुर्थ भाव पर हम देखेंगे कि सूर्य, मंगल, बुध, इन तीनों ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की उच्च दृष्टि है वहाँ पे, और इसके कारण हम देखेंगे कि ये भूमि से जुड़े रहेंगे, ये हमेशा डाउन टू अर्थ रह के काम करने वाले होंगे, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कारण इनमें समाज में इनका जो दायरा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव अच्छा रहेगा। एक भूमि से जुड़े हुए पर्सन के नाम पे इनकी ख्याति रहेगी, और ये लोगों में जाकर लोगों की समस्या समझकर काम करने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि भी काफ़ी अच्छी है, और बुध तो एक सौम्य ग्रह है, तो चतुर्थ भाव पर ये तीनों दृष्टियाँ काफ़ी अच्छी है। हालांकि शनि जो है वो नीच का होकर सप्तम भाव में बैठना यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां इनके लाइफ में बनाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि शनि जब प्रत्यंतर में या अंतरदशा में आए तो इनका जो समाज में दायरा है वो थोड़ा से उसमें कलंक लग सकता है शनि के कारण। लेकिन फिर भी इन तीनों ग्रह की दृष्टियाँ काफ़ी यहाँ पे अच्छी पड़ रही है, जो इनको हमेशा समाज से, लोगों से जुड़कर काम करने वाला बनाती है। डिग्री वाइज बल हम देखेंगे यहाँ पे तो लगन यहाँ पे थोड़ा सा कम डिग्री का है, बट अदरवाइज जो लग्नेश शुक्र है वो 17 डिग्री का स्ट्रांग है। लाभ स्थान में बैठने के कारण हमेशा लाभी ये रहेंगे। मंगल 9 डिग्री का है, नीच का है।
चंद्र 23 डिग्री का है, स्ट्रांग है। राहु केतु 11-11 डिग्री के है, जो स्ट्रांग है, लेकिन चंद्र से डिग्री कम होने के कारण वो जो ग्रहण का प्रभाव है वो क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो सिंह योनि में जन्म हुआ था। सिंह योनि में जन्म होने की वजह से हमेशा इनकी आवाज़ में एक दहाड़ सी रहती है। इन्होंने कहा था कि मराठी में इन्होंने कहा था कि मैं पुनः येईल, यानी कि मैं फिर से आऊँगा। हालांकि कुछ कंडीशन की वजह से ये फिर से आ नहीं पाए और इनको पॉलिटिकल लाइफ में धोखा मिला अपने सहयोगी पार्टी शिवसेना से। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं और ये जो है एक लीडर के मतलब लीडर जो होता है उसके हिसाब से उभर के आ सकते हैं। इनका एक मीटिंग में इन्होंने बोला था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे अपना घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट के वापस ज़रूर आऊँगा। तो ये जो इनकी दहाड़ हमेशा होती है या इनकी एक प्रकार से गर्जना होती है मीटिंग्स में, ये सिंह योनि के कारण कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट हमको इनके लाइफ में दिखता है। अब देखेंगे कि दशा अंतरदशा में ये इनका क्या रोल है। तो दशा अंतरदशा अगर हम देखेंगे तो गुरु की महादशा में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो थे वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव थे, बचपन से ही पॉलिटिक्स में जाने की एक इच्छा इनमें रहती थी। इनके जो पिता थे वो नागपुर में जो एक प्रकार से लोकसभा या असेंबली है वहाँ पे वो रिप्रेजेंट वो करते थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। और इनका भी रुझान कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ था बचपन से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, जिसका उगम स्रोत नागपुर में है, जिसका मेन हेड ऑफिस नागपुर में है, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं उस ज़मीन से। तो हमेशा ये बीजेपी से जुड़े रहे। पिता का भी पॉलिटिकल करियर था, उससे वो इंस्पायर होते रहे। और महाराष्ट्र में एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके ये अध्यक्ष रहे इनके कॉलेज लाइफ में। और तभी से इन्होंने एक पर्सनल मतलब कह सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी कॉलेज लाइफ में भी। एक नेता की तरफ से या पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई मिड 90s में, तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल था इनका। तो ये हम देख सकते हैं कि गुरु की जो महादशा थी वो बचपन से ही पॉलिटिक्स से जुड़े रहे और वहाँ पे उनकी उन्नति भी हुई होगी। उसके बाद शनि की महादशा चली। शनि नीच का है, इसलिए थोड़े उतार चढ़ाव वहाँ पे इनको मिले। हालांकि शनि की महादशा खत्म होते होते इन्होंने एक बड़ा वहाँ पे गेन कर लिया बुध के वजह से, क्योंकि बुध जो है वो मित्र राशि में करियर के हाउस में है। तो करियर में एक बूस्ट मिला जब इन्होंने रंजीत देशमुख जी का जो वहाँ पे पराभव किया था। वो इसी टाइम का पीरियड था 2001-2002, और तभी से वो काफ़ी चर्चा में आए थे। और बुध की पूरी महादशा में हमने देखा था कि बहुत अच्छी रही इनकी बुध की महादशा। 2014 में हम देखेंगे कि बुध में राहु खत्म हुआ और बुध में जब गुरु शुरू हुआ तो वो 2014 का पीरियड था जिसमें ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो बुध जैसा पॉजिटिव प्लैनेट, उसमें गुरु जैसे जो कि लगन में बैठा हुआ है गुरु, काफ़ी गेन दिलाता है वो गुरु, हाउस ऑफ कंपटीशन में जीत दिलाता है वो गुरु, क्योंकि वो 6th हाउस का स्वामी होकर लगन में भी बैठा हुआ है। तो वो हाउस ऑफ कंपटीशन का स्वामी है और लगन में है, तो डेफिनेटली कंपटीशन में जिताना ये योग वहाँ पे बन गया 2014 में। और उसी की वजह से 2014 में वो सीएम बनते हैं पहली बार। सेकंड यंगेस्ट थे शरद पवार जी के बाद में। 44 इनका एज था तब। तो ऐसे पर्सन अचानक से सामने आना और सीएम बनना, कहीं ना कहीं इस बुध और गुरु की महादशा का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में बुध में शनि की अंतरदशा चली, जिसमें आखिरी आखिरी इनको काफ़ी कंट्रोवर्सीज में देखा गया था। ऐसा सिचुएशन आया था 2018 में कि इनकी सीएम की कुर्सी भी छीनने जाने वाली थी, लेकिन ये कुछ पॉलिटिकल अच्छे सपोर्ट की वजह से, नितिन गडकरी जी के सपोर्ट की वजह से और इनका जो समाज में दायरा था उसके वजह से ये फिर वो टाइम पे भी सर्वाइव हो गए। और 2019 आते आते फिर से इलेक्शन हुआ, जिसमें शिवसेना ने इनको एक प्रकार से, इनके पार्टनर ने इनको धोखा दे दिया। और कहीं ना कहीं फिर वो 2019 का पीरियड था जब केतु की महादशा इनकी शुरू हो चुकी थी। तो केतु में केतु का अंतर जो होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने ही लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, जिसके वजह से पॉलिटिकल इनको काफ़ी मतलब कष्ट झेलने पड़े। एक बहुत बड़ी पार्टी बीजेपी उभरने के बावजूद भी दूसरे तीनों पार्टियों में वहाँ पे गवर्नमेंट बना ली थी।
उसके बाद केतु में शुक्र का अंतर आता है, इन्होंने अपनी जो लड़ाई है वो छोड़ी नहीं। केतु में सूर्य में इनका दायरा फिर से बढ़ा, चंद्र मंगल में का थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ। लेकिन जब केतु में फिर से एक बार गुरु शुरू हुआ 2022 में, तो उसके पूर्व, उसके पहले जो पृष्ठभूमि जो बन रही थी केतु में, जब राहु था इनका, तो वो पृष्ठभूमि ऐसी बन रही थी कि कुछ लोग जो शिवसेना के थे जो बोल रहे थे कि हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, तो उनकी बात उस समय के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने नहीं सुनी, जिसके वजह से कुछ लोग बगावत कर गए और वो जाके देवेंद्र फडणवीस जी को मिल गए या बीजेपी को मिल गए। तो उसके वजह से केतु में गुरु का जो अंतर था उसमें इनका काफ़ी गेन हुआ। फिर से एक बार केतु अंतरदशा में आता है और इनके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होता है। और ये महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो टाइम बनते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उनके उस समय के जो बने हैं, जो अभी भी करंटली है, एकनाथ शिंदे जी, तो उनके साथ ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अभी भी करंटली इनकी जो महादशा है 2024 तक केतु में शनि का अंतर रहेगा। अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी वो झेल रहे हैं। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एकनाथ जी से, शिंदे से इनकी अभी बन नहीं रही है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस वहाँ पे सामने आ रहे हैं। बीच में न्यूज़ थी कि अजित पवार फिर से बीजेपी में आने वाले हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। बट ये सब कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं 2024 तक लगी रहेंगी, जनवरी तक। उसके बाद में बुध का अंतर शुरू हुआ फरवरी के बाद इनका, और फिर वो जो होगा 2025 में या 24 के सेकंड हाफ और 2025 तक, ये बहुत अच्छा पीरियड रहेगा इनके लिए। और हो सकता है कि ये इस टाइम में भी इलेक्शन जीते और आइदर चीफ मिनिस्टर या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये फिर से एक बार बन के आए 2024 में, जब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा तब। तो इनका करियर जो है पॉलिटिकल वो बहुत अच्छा रहेगा। केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा शुरू होगी। एक तो शुक्र पर्सनैलिटी के स्थान का स्वामी, इनको और स्ट्रांग बनाएगा वो शुक्र की महादशा में, यानी कि 2025 के बाद में। और ऐसा हो सकता है कि इनको काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशन पॉलिटिक्स में मिले, इनका करियर और भी ज़्यादा निखरे और एक बहुत बड़े पोजीशन तक ये पहुंचे। इस प्रकार का इनकी जो शुक्र की महादशा होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी के स्थान का स्वामी है, वहाँ पे इनको काफ़ी गेन करा रहा है। और साथ ही साथ में हम देखेंगे वो 8th हाउस का स्वामी है, जो कि गुड़ विद्याओं का स्वामित्व भी कर रहा है। स्ट्रेस भी ला रहा है, थोड़ा परेशानियां भी ला रहा है, लेकिन सक्सेस भी ला रहा है। तो मिश्रित हम कह सकते हैं, लेकिन सक्सेस यहाँ पे इनको ज़्यादा मिलेगी शुक्र की वजह से। तो ये थी जानकारी देवेंद्र फडणवीस जी के कुंडली के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।